आज दिनांक 1/2/2022 को संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से जो पाठक हैं, जो भारतीय संविधान को पढ़ने में रुचि रख रहे हैं, उनको मेरे तरफ से जो है स्वागत है। आज मैं कल आपको बता दिया था कि भारतीय संविधान की विशेषता अभी मैं आपको बताता आ रहा हूं। ये आठवीं विशेषता है, ये भारतीय संविधान की क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पर चर्चा कर दिए थे कल। आज हम संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है कर रहे हैं। इसके आधे भाग को मैं कल बता दिया था और मौलिक अधिकारों का आधा भाग जो छूटा था आज मैं आपको बता रहा हूं। इसको जो है अपने जेहन में जरूर रखिएगा। बिना मौलिक अधिकारों के किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज का चतुर्मुखी विकास नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय संविधान की ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है मौलिक अधिकार। तो हमारा जो इस मौलिक अधिकार के विषय में जो भाग 3 में लिखे गए हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के, तो उसमें कुछ तथ्य हैं। कल तो मैंने बता दिया था कि मौलिक अधिकार कितने हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। एक समता का अधिकार है, एक स्वतंत्रता का अधिकार है, और एक शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और एक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, एक शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मैं आपको 6 अधिकार बता दिया था। तो ये 6 अधिकार अभी वर्तमान में आपको दिए जा रहे हैं। तो ये मौलिक अधिकार का जब टॉपिक अलग से आएगा तो इसमें बृहद व्याख्या होगी। अभी तो हम केवल आपको भारतीय संविधान की विशेषता बताते समय बता रहे हैं कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इतना हमने आपको बता दिया। अब उसी के विषय में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये अगर ध्यान दीजिएगा तो आपके सामने किसी भी कोर्ट का वकील जानेगा कि यह आदमी जानकार है, तभी यह बात रख रहा है, और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चलते हैं। हम आपको बता रहे हैं। आइए, मौलिक अधिकार का उद्देश्य जो है, मौलिक अधिकार का उद्देश्य समझ जाइएगा। मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। प्रोत्साहन देना है। लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। ये किसका उद्देश्य है? मौलिक अधिकार का उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? मौलिक अधिकार का उद्देश्य है कि राजनीतिक लोकतंत्र की जो भावना होती है उसी को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका, यह कौन? यह मौलिक अधिकार, यह कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका। मौलिक अधिकार कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोध की तरह काम करते हैं। निरोध की तरह काम करते हैं। निरोध की तरह काम करते हैं। निरोध माने होता है रोकना, रोकने का काम करते हैं। मनमाने कानून जब विधायिका कार्यपालिका अमल करेगी, बनाएगी, तो उसको ये मौलिक अधिकार रोकते हैं। उल्लंघन की स्थिति में
उल्लंघन उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। न्यायालय के माध्यम से इन्हें लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि मौलिक अधिकार जो है आपको बता दिया गया है, कितने हैं? 6 हैं। बार बार मैं रिपीट करता हूं, बार बार आपको भी जानना चाहिए। मौलिक अधिकार, समता का अधिकार जो है 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इतना मैंने आपको बता दिया था। उसी का यह तथ्य है कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोध की तरह काम करते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो आप अगर इसे पढ़े रहेंगे तो सीधे कहेंगे कि चलो किसी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को पकड़ो और रिट दाखिल कर दो। तो वही मैं आपको बता रहा हूं। आईएएस की परीक्षा में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको जानना ही जानना है। अपने दैनिक जीवन में भी इसको जानना है, चाहे वो किसी भी तरह का इंसान हो। तो निरोध की तरह काम करते हैं। उल्लंघन के मनमाने कानूनों पर निरोध की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। यह सवाल आपके आईएएस में, पीसीएस में किसी भी पूछ सकता है। क्या मौलिक अधिकारों का अगर कहीं विधायिका कार्यपालिका के द्वारा अगर हनन किया जाता है तो क्या आप इसे न्यायालय के द्वारा लागू करा सकते हैं? नहीं लागू करा सकते हैं। केवल उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो आप यहां जान लीजिए कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। सीधे जा सकता है, इफ बट किसी का नहीं। चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे विभागीय मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। अगर ऐसा कानून बनाने की चेष्टा किए जिसे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, ये जानना चाहिए आपको। और नहीं जानिएगा तो नॉलेज इज द पावर। जिसके पास ज्ञान है वही शक्तिशाली होता है, और अज्ञान है शक्तिहीन होगा। इसलिए जानिए इसको। अब आईएएस की सर्वोच्च सेवा में जा रहे हैं तो इसको जानना जरूरी है। तो आइए और कुछ तथ्य आपको बताते हैं कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य दोस्तों राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। इसका मतलब यह है कि आप भी सरकार बनाने में सहयोग करते हैं। क्लियर? यानी आपको ऐसी बात नहीं है कि आपको राजनीतिक शक्तियां नहीं है, राजनीतिक अधिकार है। आप चुनाव लड़ सकते हैं, सरकार में जा सकते हैं। इसलिए कि राजनीतिक सत्ता एक ऐसी चाबी है,
अंबेडकर ने बोले थे कि राजनीतिक शक्ति ऐसी चाबी है जिससे विकास के सभी दरवाजे खोले जा सकते हैं। तो उस चाबी से आपको कोई अलग करता है तो अच्छा इंसान नहीं होगा। इसीलिए यह मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोगों की भावना को प्रोत्साहन देना है। जब तक राजनीतिक शक्ति आपके पास नहीं रहेगी तो सारी शक्तियां बेकार हैं, ठीक है। तो इसलिए राजनीतिक शक्ति का मतलब यह नहीं कि जो है केवल चुनाव देने वोट देने का अधिकार, उसमें वोटों के माध्यम से आप भी सत्ता में शामिल हो सकते हैं, इसका अधिकार है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ तथ्य और है, इसको बता देते हैं और अच्छी तरह से इस चीज को जानिएगा। तो राजनीति, अंबेडकर ने बताया था कि लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देता है। और लोकतंत्र उसे कहते हैं जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन से बढ़िया परिभाषा लोकतंत्र का किसी ने नहीं बताया, आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बताया है। तो लोकतंत्र को प्रोत्साहन देना है। तो आप शासन करते हैं, कराते हैं, आपके ऊपर होता है। ये बात है। तो ये चाबी हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये चाबी आपके पास ना हो तो आपको कोई पूछेगा? आज लूले, लंगड़े, भिखारी, गरीब, यरी, अमीर, ऊंच नीच के पैरों पर लोग जाके घोड़ों पर गिर रहा है। उनके साथ बैठ करके, अपने बाप के साथ बैठ के भोजन नहीं किया होगा, लेकिन उन नीचे गरीब गुरबों के घर जैसे बहुत बड़ा रिश्ता निभाने का छलावा दे करके बैठ के भोजन कर रहे हैं। यही तो है राजनीतिक प्रोत्साहन। तो आइए आगे चलते हैं। जो अधिकारों की मैं बता दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए, जो अधिकारों की रक्षा के लिए जो है 5 तरह के आपको जो है उपचार दिए गए हैं। इन्हीं उपचारों के माध्यम से आपके मौलिक अधिकारों की, आपके अधिकार की रक्षा हो सकती है। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2, परमादेश। नंबर 3, प्रतिषेध। नंबर 4, अधिकार परीक्षा। नंबर 5, उत्प्रेषण। तो जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो विधायिका कार्यपालिका के द्वारा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए यही 32 अनुच्छेद है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसी के तहत जा सकते हैं। और इस 32 के तहत 5 रीट की में से जो रीट आप पर फिट करे वह रीट के आधार पर आप कर सकते हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा और प्रेषण है। इसको रट लीजिएगा तो किसी वकीलों को पढ़ा दीजिएगा कि बताइए रीट किसके द्वारा किया जाता है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रीट दाखिल किया जा सकता है, जिसे मैंडेमस कहते हैं। तो ये मैंडेमस है प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और प्रेषण। और किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 32 में। इसीलिए इस 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोले थे कि यही अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है। इसी के माध्यम से आप मौलिक अधिकारों को कोई छीनने जाता है तो आप बच सकते हैं, और बचिएगा तो रिट दाखिल करके। रिट क्या होता है? यही 32 के आधार पर रिट होता है। कहां होता है? सुप्रीम कोर्ट में होता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होता है।
तो पूछ दे कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो तो जिला जज किया जा सकते हैं, मुंशी मजिस्ट्रेट किया जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जा सकते हैं। तो किस पर टिक मारिएगा? सीधे सर्वोच्च न्यायालय। सब न्यायालय को हवा कर दीजिएगा। सीधे मौलिक अधिकारों वाली बात है, सीधे सुप्रीम कोर्ट चलो, उच्चतम न्यायालय चलो, तो उस पर न्यायालय जा सकते हैं इसके तहत। अब आइए हम आगे और कुछ तथ्य बताते हैं। तो इन्हें जो है ये जो आपको मैंने बता दिया कि जब हनन हो तो आप रिट याचिका जो है आप ये आप याद करिएगा, बंदी प्रतिगम परमादेश परिच्छेद अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण जो है जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है, जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है, कर सकता है। अब आइए, इतना बात होने के बाद कुछ और तथ्य है मौलिक भारतीय संविधान की विशेषता में मौलिक अधिकार। ये तो आपको अलग है, जब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो सबका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे आपको, लेकिन अभी इसको याद कर लीजिए कि भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार ये जो है संविधान के तीसरे भाग में है और ये जो है ये अगर आपका हनन व्यवस्थापिका कार्यपालिका करती है या कोई अधिकारी करता है या कोई भी व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ, उस मंत्री के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में वही रिट अभिलेख जारी रिट कर सकते हैं और वहां से जो है रिट की सुनवाई होगी, उसमें उपस्थित होगा। तो आइए आगे चलते हैं। और क्या है, इस चीज को आप जरूर जो है मैं जो आज विशेषता बताया हूं बहुत महत्वपूर्ण है और इस विशेषता को जाने रहिएगा तो आगे पढ़ने में आपको बहुत सहूलियत होगी और जानकारी का भंडार होता चला जाएगा। और ये परीक्षाएं जो मैं भी बताया हूं जुडिशियरी के परीक्षा में भी आता है, जो जुडिशियरी की परीक्षा होती है उसमें भी सवाल आता है, आईएएस में भी आता है, बीपीएस में भी आता है, लोअर में भी आता, कहाँ नहीं कहिए सारी इसमें से एक सवाल रहबे करता है। मैं लिख के दे दूं स्टैम्प पर, इसमें से एक सवाल रहबे करता है। जा पूछेगा कहाँ से, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही से पूछेगा, कहाँ से पूछेगा। तो मौलिक अधिकार हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, यह बात मानना है। मौलिक अधिकार कुछ सीमाएं के दायरे में आते हैं, कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। किंतु ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है, अपरिवर्तनीय भी नहीं है, किंतु ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। मन माने नहीं परिवर्तन किया सके, मन ऐसा बात नहीं है कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। उसके लिए आगे मैं आपके मौलिक अधिकार वाला टॉपिक बताऊंगा तो उसमें दार्शनिक दृष्टिकोण से बताऊंगा, लेकिन यहाँ जानिए कि अपरिवर्तनीय भी नहीं है, इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संसद इन्हें संविधान संशोधन संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, संशोधन अधिनियम के माध्यम से, अधिनियम
के माध्यम से संसद इस मौलिक अधिकारों को संशोधन, संविधान में संशोधन करके अधिनियम लाएगी, तो अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है, समाप्त कर सकती है, समाप्त कर सकती है, अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है, अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है, इनमें कटौती भी कर सकती है, इनमें कटौती भी कर सकती है। किंतु यह बात जरूर जानने की बात है, ये बार बार सवाल आप आईएएस में पूछता है कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर, प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है, इन्हें स्थगित किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। अब समझ लीजिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यह न्यायालयों के द्वारा, न्यायालयों के माध्यम से अगर कोई हनन करता आपके अधिकार तो लागू कराया जा सकता है, किंतु दिए गए हैं। लेकिन यह ऐसी बात नहीं है कि ये अपरिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे संपत्ति का अधिकार, जैसे संपत्ति का अधिकार का मतलब आपका संशोधन 300 जो था उसको करके और संपत्ति का अधिकार जो है खत्म कर दिया गया और लीगली राइट रह गया, मतलब वैधानिक रह गया। जैसे मान लीजिए आपकी कमाई नियमानुसार इनकम टैक्स के आधार पर आयकर के हिसाब किताब से अगर फिट बैठता है तो वह संपत्ति आपकी है। अगर इनकम टैक्स के हिसाब किताब और कमाई के आधार पर संपत्ति ज्यादा या कुछ संपत्ति है तो आप लड़ने वाले हैं तो उनके संपत्ति को चुनौती देकर के सरकारी घोषित करवा सकते हैं। यही है। तो इस तरह के अधिकार पर सरकार जब चाहेगी तो बैन लगा सकती है, लेकिन उस अधिकारों में 20 और 21 को कभी नहीं टच कर सकती है। यह सस्पेंडेड हो सकते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। तो ओनली आर्टिकल 20 and 21 will be suspended, क्योंकि यह ऐसा अधिकार है कि यह आपके दैहिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। आपको कोई गोली नहीं मार सकता। इसी सब अधिकारों के तहत कोई ऑफिसर, एसपी, कलेक्टर सीधे गोली चलाने के आदेश नहीं देता है। आप पढ़ लीजिए, आईएएस बनने जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है मजिस्ट्रेट हैं तो जाइए, समझाइए, बुझाइए, आप गोली थोड़ा चलाने का आदेश दिया गया है। यही अधिकार है, इसी के तहत आपकी फांसी हो जाएगी। अगर कलेक्टर बन गए, एसपी बन के सीना तान के चलते हैं, कहते हैं मुझको तो अधिकार, रिवाल्वर मिला, सब कुछ मिला, फोर्स मिला, मार दो गोली, तो जितने जो गोली चलाने वाला, आदेश देने वाला है वह सीधे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। यही अनुच्छेद है, यही कहता कि आजादी हर व्यक्ति को जीने का। हाँ, या पूछिए कोर्ट में हाजिर करा के क्यों ऐसा किया, कैसा नहीं किया, जैसा दंड होगा वैसा दिया जाएगा। तो 20 से 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर जो है किसी भी अधिकारों में थोड़े बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, वो भी समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार, अन्यथा नहीं।
और ये अधिकार केवल सस्पेंड होते हैं, डिटर्मिनेट नहीं होते हैं। ये कब होते हैं? जब राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल हो, इमरजेंसी हो राष्ट्रीय स्तर पर, उस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो आज हम मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान की विशेषता थी, मैं आपको बता दिया हूं। अब मैं कल आपको नीति निदेशक सिद्धांतों को बताऊंगा, और आज जो बताए हैं तो इसको आप अपने जेहन में रख लीजिएगा। आप इसको रखिएगा तो 2-3 सवाल, एक सवाल जरूर इसमें से आपको किसी भी एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन इसमें तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये रिट जो मैं आपको बताया हूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ठीक है, ये सब अधिकार मैं जो आपको बताया हूं रिट है। ये रिट आपको मिलेंगे, ये 32 में लिखा हुआ है। तो इसको आप याद करिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए, गूथिए, है। तो ये मौलिक अधिकार को ये जरूर समझिएगा। इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की भावनाओं को जगाना है, और इसी लोकतंत्र की भावना के माध्यम से आप सत्ता में जा सकते हैं अगर उस लायक हैं तो। जनता की सेवा करने की भावना रखते हैं, जनता के साथ रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, सत्ता में जा सकते हैं। सत्ता में जाकर के इसी राजनीतिक चाबी से और जो है विकास रूप का जो ताला, उसे खोल सकते हैं। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो बताइए कितना बड़ा ये अधिकार है। तो इसलिए भारतीय संविधान की विशेषता, मौलिक अधिकार को मैंने समाप्त कर दिया। कल मैं आपको बताऊंगा, जो है इसको आप याद करिएगा। कल हम बताएंगे आपको, और इस पर ध्यान रखिएगा, कल मेरा जो है संविधान ही चलेगा अभी, ताकि इस टॉपिक को खत्म कर दें। तब हम सोचें कि कोई विषय और लें, लेकिन ये है, ये पढ़ते चलिए, आपके जीवन में काम आएगा। तो इस ऊंची परीक्षा में जो संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यह बहुत जरूरी है। अब कल मैं नवी जो विशेषता है वह होगा नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, इस पर मैं कल आपको बताऊंगा। यह भी भारतीय संविधान की एक पहचान है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतने ही। सुनने वाले, पढ़ने वाले, और इसको सब्सक्राइब करने वाले, और इसको बेल आइकन की घंटी दबाने वाले को मेरे तरफ से धन्यवाद।